बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर नासिर खान और आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीएसएस के अंदर 100 मार्क्स का और पीएमएस के अंदर 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैप्टर नंबर 1 है उसको सम अप करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है वो दैट इज़ फॉर बोथ पीएमएस एंड सीएसएस एज वेल। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट बता दूं इन दोनों के अंदर के डिफरेंस कहाँ पे है पीएमएस और सीएसएस के अंदर। सीएसएस का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कम है पीएमएस की निस्बत। पीएमएस के अंदर चूँकि 200 का होता है और सीएसएस के अंदर 100 नंबर का जो है वो पेपर होता है। ये जो चैप्टर नंबर 1 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सीएसएस के अंदर हो या पीएमएस के अंदर हो, वो सेम है और इसका पूरा का पूरा सिलेबस भी सेम है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स, अप्रोचेस एंड कॉन्टेक्स्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर गुड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन बी गुड इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फ्रॉम द अदर्स, बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल। अगर हम पहले चैप्टर की बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका कॉन्सेप्ट्स, अप्रोचेस और कॉन्टेक्स्ट, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिफरेंट डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इश्यूज कौन कौन से होते हैं और डिफरेंट जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स या अप्रोचेज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो कौन कौन सी हैं, इस चैप्टर के अंदर आज हम ये डिस्कस करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर के अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 के जो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है वो बिल्कुल हो जाए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशंस मुख्तलिफ लोगों ने दी हैं, जिसमें कि अगर हम जिक्र करें मखसूस लोगों का तो उसमें निकोलस हेनरी ने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफ़ाइन किया है, वुडरो विल्सन ने उसको डिफ़ाइन किया है और पर्सी मैक्वीन ने भी इसको डिफ़ाइन किया है और भी बहुत सारे लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफ़ाइन किया है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम सम अप करें इन सारे लोगों की डेफिनेशंस को लेके, तो हम ये कहेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑल अबाउट द पॉलिसी मेकिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। पॉलिसी मेकिंग से लेके पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन तक जो है और पॉलिसीज़ की एवेल्युएशन तक जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होती है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक एकेडमिक डिसिप्लिन भी है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो पॉलिसीज़ बनती हैं और इन पॉलिसीज़ की जो इम्प्लीमेंटेशंस होती है वो सिविल सर्वेंट्स किस तरह से करते हैं और किस तरह से ये पब्लिक सर्विस जो है ये लोगों को प्रोवाइड की जाती है थ्रू द सिविल सर्वेंट्स। तो हम ये कहेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा एरिया ऑफ डिसिप्लिन, एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि पब्लिक पॉलिसीज़, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी मींस हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाती हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, पब्लिक पॉलिसीज़ को कैसे एवेलुएट किया जाता है, सिविल सर्वेंट्स अपना क्या रोल प्ले करते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में और उनको एवेलुएट करने में, इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी पब्लिक से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने इदारे काम करते हैं वो इदारे अपनी पॉलिसीज़ कैसे बनाते हैं, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, उन पॉलिसीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाता है और उन पॉलिसीज़ की एवेलुएशन की कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दरअसल होती क्या है। पॉलिसी मेकिंग से लेके उसकी एवेलुएशन तक जो है वो उस प्रोसेस को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दरअसल अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की बात करें किसी भी तरह के गवर्नमेंट या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अहमियत होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सिग्निफिकेंस से हम इनकार नहीं कर सकते। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज व्हाट गवर्नमेंट वांट। गवर्नमेंट करना क्या चाहती है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पॉलिसीज़ भी अप्लाई होती हैं और इनडायरेक्ट पॉलिसीज़ भी अप्लाई होती हैं। जैसे आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बनाने का ठेका जो है वो किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे देती है, तो वो इनडायरेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कॉन्टेक्स्ट हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दैट इज़ क्वाइट प्रेवलेंट इन पॉलिसी मेकिंग, एज आई टोल्ड यू दैट
In policy making, public administration has the indispensable, inevitable and essential role. We can say that the government cannot make the policies without the appropriate public administration. Public administration, the ultimate objective of the public administration is to secure the public interest. ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि पॉलिसीज़ के बनने से लेके उनकी एवेल्युएशन तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट गोल ये है कि उसने पब्लिक इंटरेस्ट को सिक्योर करना है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, हर चीज़ के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर जो है वो काम होता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल है, ट्रांसपेरेंसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल है, आपकी एफिशिएंसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रिंसिपल है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रिंसिपल है, ठीक है। और उसके बाद आप इफेक्टिवनेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रिंसिपल है, प्रिडिक्टेबिलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रिंसिपल है, ठीक हो गया। तो ये सारे मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। चंद एक प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको बताए हैं। अगर हम स्कोप की बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ स्कोप। इसका स्कोप पब्लिक पॉलिसी के अंदर है, इसका स्कोप बजटिंग के अंदर है, इसका स्कोप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर है, इसका स्कोप प्रोग्राम एवेल्युएशन के अंदर है, इसका स्कोप पब्लिक सर्विस डिलीवरी के अंदर है। तो इसका स्कोप जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो बड़ी वाइड रेंज जो है वो रखता है। इश्यूज क्या हो सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज होते हैं, इश्यूज कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम जनरली बात करें तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो सबसे पहला इशू है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद जो है वो आपका ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेप होता है, जो रिजिड फॉर्मेलिटीज सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। फंड्स जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इशू हो सकता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी एक इशू होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे कि ये स्कोप के अंदर भी होता है, प्रिंसिपल के अंदर भी होता है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। इसी तरह से ये एक इशू भी है कि अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए, ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो इशू है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और इसके अलावा अदर, ये तो इंटरनल इश्यूज हो गए। अदर इश्यूज की बात करें, ग्लोबलाइजेशन एक इशू है, कल्चरल डाइवर्सिटी एक इशू है, ठीक है। और उसके अलावा इन्वायरमेंटल लिमिटेशंस एक इशू है और बाकी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो भी एक्सिस्ट करते हैं। तो ओवरऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, इट हैज़ मल्टीपल इश्यूज, ठीक है। और इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यू ऑल आर गोइंग टू बिकम द पॉलिसी फॉर्मुलेटर एंड द ब्यूरोक्रेट एंड यू मस्ट नो हाउ टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी एंड यू मस्ट नो हाउ टू केटर दीज इश्यूज़ विच आर एसोसिएटेड विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक हो गया। उसके बाद जो इस चैप्टर के अब तक हमने देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, उसका स्कोप क्या होता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात करें इसकी थेरीज की, इसकी अप्रोचेस की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वी विल डिस्कस अ फ्यू थेरीज एंड फ्यू अप्रोचेस विच आर द की और द पिवटल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो थेरीज या अप्रोचेस हैं ये क्यों होती हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थेरीज या अप्रोचेस इसलिए होती हैं ताकि ये बता सके टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस एंड द फंक्शंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोचेस या थेरीज जो है ये हेल्प आउट करती हैं अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस या इम्पॉर्टेंस होती है या क्या होनी चाहिए। ये मुख्तलिफ थेरीज या अप्रोचेस बताएंगी। जिन थेरीज को या अप्रोचेस को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, उसमें क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, क्लासिकल थेरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है और पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ये दीज आर अ फ्यू 4 to 5 अप्रोचेस। इसमें से आपको कम से कम 3 अप्रोचेस के ऊपर जो है वो ग्रिप हासिल होनी चाहिए ताकि आप पेपर के अंदर अगर ये सवाल आए तो इन 3 अप्रोचेस को बहुत अच्छी तरह से लिख सकें। वो 3 अप्रोचेस क्लासिकल, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी आपको बताना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा, और मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा।
अगर हम बात करें एज फार एज द क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है इट वाज गिवन बाय वुड्रो विल्सन, और ये लेट हम ये कहेंगे कि इट वाज इमर्ज इन लेट 19th सेंचुरी इन अमेरिका। और जो पूरा का पूरा फोकस है क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो होता है जी, यानी जिस चीज़ को हम क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे कि रिजिड किस्म की हायरार्की एक्सिस्ट करती है सिस्टम के अंदर, यानी एक खास स्ट्रिक्ट किस्म की हायरार्की एक्सिस्ट करेगी, स्पेशलाइजेशन इसका एक प्रिंसिपल होगा, एफिशिएंसी और स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स इसका एक जो है वो होगा, और रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसके प्रिंसिपल्स हैं। हम ये कहते हैं कि क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ओल्ड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके अंदर के रिजिड हायरार्की एक्सिस्ट करती है, जिसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती, जो डिसीजन ऊपर से आ रहा है नीचे वालों ने उसी डिसीजन को उस तरह से एक्सेप्ट करना होता है। ये होती है जी आपकी क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। रिजिड हायरार्की के ऊपर पूरी की पूरी जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेस करती है, और ऊपर से यानी टॉप मैनेजमेंट से जो डिसीजन आता है नीचे वालों ने उसको फॉलो करना होता है। इसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती, इसमें रिजिडिटी होती है। इसलिए जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके ऊपर बेतहाशा क्रिटिसिज्म मौजूद है। इसी को काउंटर करने के लिए जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो नई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया, वो था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। वहाँ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को निकाल के न्यू पब्लिक मैनेजमेंट किया गया। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट 1980s के अंदर अमेरिका के अंदर ही इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वो कॉन्सेप्ट है जो मार्केट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, यूज ऑफ मार्केट बेस्ड एंड बिजनेस लाइक अप्रोच, जिसके अंदर मार्केट बेस्ड और बिजनेस लाइक अप्रोच, जिस तरह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अपने बिजनेस को करती हैं, गवर्नमेंट को भी इसी तरह से अपने जो बिजनेस है, अपनी जो सारी पॉलिसीज़ है, अपने प्लान्स जो है वो बनाने चाहिए। इससे जो है वो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, पब्लिक सर्विसेज से बेहतर होती है, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है ये। इसके अंदर आप गोल सेट करते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो एवेलुएशन होती है, और परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस होती हैं लोगों की। तो ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है। जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर स्ट्रिक्ट हायरार्की है, ठीक है, और वो उस हायरार्की के अंदर फ्लैक्सिबिलिटी मौजूद नहीं है, डिसीजंस स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर स्ट्रिक्ट हायरार्की नहीं है, इसके अंदर जो है वो मार्केट बेस्ड और बिजनेस लाइक अप्रोच है, और इससे जो है वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पब्लिक सर्विस की इंप्रूव होती है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, और ये गोल ओरिएंटेड होती है, और परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो एवेल्युएशन होती है इसके अंदर। तीसरी अप्रोच जो है वो साइंटिफिक अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। साइंटिफिक अप्रोच वो होती है कि जिसमें आप सारी चीज़ों को साइंटिफिकली कर रहे होते हैं, सेपरेट प्रोसीजर्स, सर्टन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कर रहे होते हैं, जिसमें आप जॉब कैटेगरी वाइज जो है वो अलहदा करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट को देखते हैं, स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, और लोगों की ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। मॉडर्न मैनेजमेंट पब्लिक चॉइस थेरी एक थेरी है, जिसके अंदर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक चॉइस जो है वो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए। ये पब्लिक चॉइस थेरी है, यानी कि पब्लिक चॉइस थेरी इज एन इकोनॉमिक थेरी एंड दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आखिरी जो इसका कॉन्सेप्ट है दैट इज द पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि हर चीज़ के मीनिंग चेंज कर देता है। ये कहता है कि जो आप जो है हर जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, हर पॉलिसी की एक एक चीज़ का मीनिंग क्लियर हो, ठीक है। पब्लिक पॉलिसीज़ के अंदर जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर जो इसका फोकस है वो ये है कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएं
तो पॉलिसी के अंदर आप कल्चरल, सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए पॉलिसी बनाएं। अगर आपने पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर बनानी है और आप बेंचमार्क अमेरिकन पॉलिसीज़ को कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट फिजिबल। आप वो पॉलिसी बनाएंगे जिस कंट्री का, जो बेंचमार्क करेंगे जिस कंट्री के हालात आपके मुल्क के जैसे होंगे। ये पोस्ट मॉडर्न जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर आएगा। और हर पावर स्ट्रक्चर को इसके अंदर समझना ज़रूरी है, पावर रिलेशनशिप को समझना ज़रूरी है, हर चीज़ के मीनिंग की क्लैरिटी ज़रूरी है। पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर के अंदर यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इनमें से एक सवाल अक्सर पेपर के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसके साथ पहला चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।